जहां उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। करीब 5600 करोड़ का बजट संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां आज सेशन की कार्यवाही का दूसरा दिन और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। करीब 5600 करोड़ का बजट पेश किया जाना संभव है। वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में बजट के दौरान सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। सदन में वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तो 2 दिन की कार्यवाही, 21 अगस्त से कार्यवाही शुरू हुई और 23 अगस्त तक ये पूरा 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। और इन सबके बीच उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो आज बजट को लेकर के हंगामे होने के भी आसार जताए जा रहे हैं सेशन में, क्योंकि इसके पहले लगातार विपक्ष सबसे पहले तो इस अवधि को लेकर हंगामे करता रहा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हनीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। हनीश, करीब 5600 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। तमाम तैयारी की जा चुकी है। वित्त मंत्री बजट भी पेश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आज ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का ये जो सेशन है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर गरिमा, देखिए आज जिस तरह से दूसरा दिन है सत्र का, और आज भी ठीक 11 बजे से जो सत्र की जो कार्यवाही होगी, सदन की जो कार्यवाही होगी वो शुरू होगी। सबसे पहले अगर बात करें तो आज प्रश्नकाल का दौर चलेगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा सरकार के जो मंत्री हैं उनसे सवाल किए जाएंगे कई विषयों को लेकर के। लगभग अगर आज की अगर बात करें तो 27 जो विधेयक हैं वो सदन के पटल पे भी रखे जाने हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ कई ऐसे विधायक हैं, चाहे वो ममता राकेश हों, चाहे वो लखपत सिंह बुटोला हों, और या फिर हम सरिता आर्य की बात करें, या फिर ब्रजभूषण गैरोला की बात करें, तो तमाम ऐसे विधायक हैं जो अपने सवाल सरकार के मंत्री यानी कि धन सिंह रावत से ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद शाम तक ये कयास लगाया जा रहा है कि आज सदन के पटल पर 5600 करोड़ का जो बजट है वो रखा जाना है और उस पर भी चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि कल सदन के जो पटल पर जो बजट है उसको रखने के बाद उस पर चर्चा होने के साथ साथ ही और उसको संस्तुति मिल पाएगी। तो ये पूरी जो कार्यकलाप है वो आज का बता रहे हैं। कल भी सदन चलना है और कल माना जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट है वो पास हो पाएगा। जी हरीश, जिस तरह से तमाम तैयारियां बजट को लेकर के है, बजट से जो राज्य की जनता है उन्हें बहुत उम्मीद होती है। इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, अभी तक जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं वित्त मंत्री, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बजट अनुपूरक बजट है और कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर बजट की कमी हो जाती है। उस वजह से सरकार अनुपूरक बजट लाती है। और इस बार भी जो अनुपूरक बजट लाया गया है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको इसमें रखा गया है। खासतौर पर हम प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में इस समय आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा जो PWD विभाग है वहां पर नुकसान देखने को मिला है। साथ ही साथ राजस्व विभाग को भी नुकसान काफी हुआ है। तो ऐसे में कृषि भूमि भी काफी नुकसान इस समय कृषि भूमि में भी हुआ। तो उसने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट लाया गया है। राज्य हित में बजट है और इससे कई लोगों को फायदा होगा। जी ठीक है हरीश, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गैरसैंण के परवाड़ी गांव का हिमांशु नेगी केदार घाटी आपदा के बाद लापता चल रहा है। हिमांशु को लापता हुए 22 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। वहीं सीएम धामी ने लापता हिमांशु नेगी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही परिजनों से हिमांशु नेगी को खोजने का उन्हें भरोसा भी दिलाया गया। सीएम धामी ने कहा कि हिमांशु की खोजबीन जारी है और सरकार उनके साथ है।
और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है। पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्ती होगी। जल्द ही भर्ती का आवेदन पत्र जारी किया जाएगा। तमाम तैयारियां युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और अब पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्ती होनी है। जल्द ही भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी। जल्द ही भर्ती का आवेदन पत्र भी जारी होगा। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में अभी बारिश से राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश के 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में भी बारिश के आसार हैं। पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तो पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश के आसार। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में बारिश से जो आम जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी लोगों को राहत भी मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले दिनों में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट? गरिमा, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग समय समय पर जो हो सतर्कता बरतने के लिए लोगों को जो है आश्वासन कर देता रहता है कि भाई जिस तरीके से आपको घर से निकलना है, किस तरह से आपको रहना है, क्योंकि जो बारिश के जो आसार है वो भी रुकने के नहीं है, क्योंकि लगातार जो बारिश है पहाड़ी इलाकों में अधिक बारिश होने से जहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, तो वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो जो नदी नाले हैं वो उफान पर जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार बारिश का प्रकोप है वो लगातार जारी है, जिस वजह से लोगों को सतर्कता बरतने के लिए मौसम विभाग जो है बताता रहता है। लेकिन आज की बात करें तो आज भी मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश होने के आसार है, जिस वजह से सभी को जो है सतर्कता के साथ निकलना चाहिए, सावधानी के साथ घर से निकलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के कारण नदी नाले जो उफान पर आ जाते हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, तो आने जाने में भी आवाजाही में भी दिक्कतें आती है। गरिमा, और आवागमन जिस तरह से आपने जिक्र किया प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लोग काफी परेशान हैं। लेकिन आपदा ये तो हर बार ऐसा होता है कि इस बारिश के मौसम में उत्तराखंड में जो सड़कों की स्थितियां हैं वो भी खराब हो जाती है, भारी गड्ढे होते हैं। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की भी तस्वीरें, बादल फटने की भी तस्वीरें। प्रशासनिक जो तैयारी रहती है वो किस तरह से है? देखिए गरिमा, अगर बात करें प्रशासनिक जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो तैयारियां रहती है, क्योंकि समय समय पर जिस तरह से मौसम विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार जो है लोगों को सतर्कता बरतने की बात कहते हैं, और किस तरह से उनको इस स्थिति से निपटना है उसके लिए भी वो बीच बीच में बताते रहते हैं अपने अनुसार। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है, वो पूरी तरह मुस्तैद रहता है, क्योंकि जो कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जो चौकियां बनाई जाती है बाहरी क्षेत्र के अंदर, जो नदी क्षेत्र के अंदर जो बाहर चौकियां हैं, उन पर जो तैनात किए जाते हैं अधिकारी कर्मचारी, उनको वहीं पर रहने की इजाजत दी जाती है, और टोल फ्री नंबर भी इनके लिए दिया जाता है, और जो कर्मचारी है उनके नंबर भी दिए जाते हैं। बीच बीच में मुख्यमंत्री भी इस चीज को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार बात करते रहते हैं, क्योंकि जो ये मौसम जब खराब रहता है, जब बारिश का मौसम रहता है, तो उस वक्त जो है चारों ओर पानी देखने को मिलता है, जिसको लेकर के जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के पुष्पेंद्र सिंह धामी, वो भी लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते रहते हैं, और किस स्थिति से जो भी स्थिति बनती है उससे किस तरह निपटना है उसकी वो तैयारी में रहते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते रहते हैं। गरिमा, विभाग ने जिस तरह से लोगों को सतर्कता बरतने की बात कही है सुनील, और भारी बारिश का येलो अलर्ट भी कई जगहों पर जारी किया गया, ऐसे में आने वाले वक्त में और किस तरह से तमाम जो तैयारियां लोगों से को घर से बाहर अगर अनवांटेड है तो उन्हें घरों से बाहर न निकलने की भी बात कही जा रही है? गरिमा, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो बारिश होती है, क्योंकि बारिश का जो प्रकोप है
वो बहुत ही भयानक देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हर साल अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। इस बार भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जो मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां बह रही है वो बड़े उफान पर देखी जा रही है, क्योंकि जो ऊपरी इलाकों में, जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती है, उससे लगातार देखा जाता है कि जो नदी नाले वो उफान पर आते हैं। तो उसको देखते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी वो हर समय तैयारियों पर रहते हैं, तैयारियों पर रहते हैं, क्योंकि बहुत बार की ऐसी घटनाएं घट जाती है कि बहुत लोग जो आवाजाही कर रहे होते हैं, कभी वो कहीं नदी फंस जाते हैं कहीं, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए भी लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम और अन्य जो टीमें हैं उनको तैनाती पर रहना पड़ता है, जिसको लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल तैयारी में देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का जो प्रकोप है, क्योंकि इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कभी कभी कि जो बारिश है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो आवाजाही वाली सड़कें हैं उन पर भी भारी पानी आ जाता है। तो उसको लेकर के भी देखा जाता है कि जो घर से लोग निकलते हैं उनको बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ निकलना चाहिए, जिसको लेकर के मौसम विभाग लगातार जो है निर्देशित करता रहता है। गरिमा, ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे सुनील। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरह से भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है कई जगहों पर, और ऐसे में लोगों को बार बार सलाह दी जा रही है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की भी तस्वीरें उत्तराखंड से हम लगातार देखते रहे हैं और अब लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हल्द्वानी में बीजेपी नेता भुवन जोशी ने मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट ऑफ मिलेट्स का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर मोटे अनाज से अपनी जीविका चला रहे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के बड़े अधिकारियों सहित आम लोग भी उपस्थित रहे। तो टेस्ट ऑफ मिलेट्स का भव्य आयोजन किया गया, मोटे अनाज को पहचान मिलेगी, इसके लिए तमाम तैयारियां हल्द्वानी में। देखिए, सबसे पहले मैं भुवन जोशी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और इस शुभ दिन इन्होंने जो एक कार्यक्रम रखा है जिसमें मोटे अनाज का प्रचार प्रसार किया है, जो कि सेहत के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी है। और कहीं ना कहीं आज के युवा जो जंक फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, चाइनीज फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो कम से कम स्वदेशी हमारे जो अनाज है उसकी ओर अग्रसर होंगे। और पहाड़ों में हम अगर मोटा अनाज पैदावार करते हैं तो इससे रोजगार भी मिलेगा हमारे क्षेत्र के लोगों को, और स्वस्थ भी रहेंगे, जो आज के समय की बहुत नितांत आवश्यकता है। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ और साथ साथ उनके जन्मदिन की भी बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल पे। उद्देश्य ये था कि मोटा अनाज, जैसे कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट में भी इसको मिलेट के रूप में लेकर और मोटे अनाज को श्री अन्न कहकर इसमें बजट भी बढ़ाया और लोगों से पूरे देश से आह्वान करा कि मोटे अनाज की जागरूकता के लिए जन जन पे अभियान चलाए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने मोटा अनाज की जन जागरूकता के लिए काफी हमारे प्रदेश में अभियान चलाए हैं। इसी को लेकर हमारी संस्था अभ्युदय परिवर्तन, जो हमारी संस्था है, विगत काफी वर्षों से सामाजिक सरोकार में काम करती है, तो एक हमारी संस्था के सदस्यों ने एक प्रोग्राम लिया कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए क्यों ना मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए सबको मिलाकर एक कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम में सब लोग आए, आपस में बातचीत करें, मोटा अनाज की चिंता करें, मोटा अनाज घर घर तक कैसे पहुंचे, घर के किचन में मोटा अनाज की कैसे ज्यादा उपलब्धि हो पाए। कोलकाता कांड को लेकर एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 9 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी में काम करना बंद कर रखा है और केवल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाओं में ही योगदान दे रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सक कोलकाता कांड में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना से आहत हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें कई चिकित्सकों ने रक्तदान कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि जब तक चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हमारी जो मांग है, डॉक्टर जो हड़ताल पे बैठे हैं, सिर्फ एम्स ऋषिकेश की बात नहीं, पूरे इंडिया में हम हड़ताल पे सिर्फ इसलिए हमारे बैठने का उद्देश्य है कि जो अस्पताल है, अस्पताल में जो सिक्योरिटी है डॉक्टर्स के लिए, कि अगर कोई भी बंदा है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो अस्पताल में जो डॉक्टर है, यहाँ की सुविधा है, यहाँ के उपकरण है, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है।
तो उसके लिए सीधा सा एक एक्ट होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। डॉक्टर एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अगर कोई मरीज़ आता है, अब हमारी ड्यूटी आवर्स पूरे फिक्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी के एक्स्ट्रा भी काम करते हैं। बट ऐसा कभी होता है कि किसी वजह से डॉक्टर कोई मरीज़ आया, उसकी जान नहीं बच पाती है, तो उस समय क्या होता है कि मरीज़ तो अपने शौक में होता है कि अब मेरे जो भी परिजन हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनके साथ वाले होते हैं, परिजन होते हैं या जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, वो उस बात को अपने बढ़ावे के लिए उस बात को इतना बढ़ा देते हैं ताकि अस्पताल में जो डॉक्टर है या जो सेवा नॉर्मल जो भी मरीज लोगों को सेवा दे पा रहे हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके आक्रोश में उनके ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से, वो मिल नहीं पाती है। हमारा प्रदर्शन जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से चल रहा है, जब से हमारे महिला चिकित्सक का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, जो उनके साथ घटना हुई है, उस वक्त के बाद से ही हमारी सॉलिडारिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सारे छात्र छात्राओं के साथ है और ये पूरे भारत में चल रहा है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में नहीं। हम सब सॉलिडारिटी में उस महिला चिकित्सक के साथ खड़े हैं जो भी घटना उनके साथ हुई है। और हमारे अभी भी हड़ताल पे होने की वजह यही है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्र प्रशासन हमारी मांगे सुने और सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें एक लिखित में आश्वासन दिया जाए कि ऐसी घटना किसी के साथ भी फ्यूचर में ना हो। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आम जन में आक्रोश है। हरिद्वार में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा, स्कूली छात्र छात्राएं और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह ने रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर संवेदनहीनता बरतने का आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वह बेटी के लिए ये कह देना कि ये आत्महत्या है, ये वास्तव में पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपाल से और मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति कानून लगा देना चाहिए और जो उसके दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके एक नया कानून भारत सरकार में आना चाहिए जिसके तहत उन्हें तुरंत फांसी की सजा हो और ऐसा घृण्य अपराध कोई करने से पहले भी इस देश के अंदर हर नागरिक काशीपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने ममता बनर्जी पर कोलकाता कांड को लेकर के निशाना साधा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा है। बीजेपी नेता इंतजार हुसैन ने कहा कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी ममता के पास है, इसीलिए जघन्य अपराध पर उन्हें जवाब देना चाहिए। मैं ममता बनर्जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय स्वयं के पास है और वो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जब पश्चिम बंगाल की स्वयं की मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो नाटक कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। महिलाओं के साथ में लगातार उत्पीड़न किए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को साथ में शोषण किए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पद। केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के कई दावेदार लंबी लाइन में हैं। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर राज्य आंदोलनकारी मोहन शर्मा ने भी खुलकर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा, हमने उत्तराखंड को बनाया है। केदारनाथ की अव्यवस्था को लेकर लगातार पलायन, आपदा, खेती, तीर्थ स्थलों सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को पूरा करूंगा। क्षेत्र की जन समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र जन समस्याएं का समाधान किया जाएगा। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूं, उसको आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो। हमने तो यह उत्तराखंड बनाया है, उत्तराखंड का हमें दर्द है। और जो केदारनाथ की अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो ग्रामीणों का भी पलायन हो रहा है, खेती के ऊपर भी दिक्कतें हैं, निरंतर आ रही आपदा हैं और किस तरीके से वहाँ हमारे को तीर्थाटन को बढ़ाना है, किस तरीके से वहाँ की तमाम समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मैं चाहते रहता हूँ। मैं तो स्वयं सारथी हूँ, एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर वहाँ की समस्याओं को जानता है।
हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र को वाटर वर्क्स कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी है, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। हवाई फायरिंग से दहशत में लोग आ गए और ये तस्वीरें भी देखिए, मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाइक सवार युवकों ने कॉलोनी में ही हवाई फायरिंग कर दी। ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर व्यापारी संशय में है। खासकर कॉरिडोर के तहत तोड़फोड़ की संभावनाओं को लेकर व्यापारियों में चिंता है। ऐसे में इसी स्थिति को साफ करने को लेकर आज व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ जिला प्रशासन और ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना की सलाहकार समिति के साथ बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर बात हुई है। वहीं एसडीएम ने भी व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म को आपस में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर कॉरिडोर को लेकर शेयर की जा रही भ्रामक जानकारी से भी बचने की अपील की गई है। हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेके जो विकास की जो योजना है, उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है, उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी। तो उसको लेके सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह की स्टेजेस हैं। इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है, इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स एरिया है वो क्यों करी गई है, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी, वो क्लियर करी गई। भाई शांतिकुंज से लेके कनखल का एरिया है। यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है और जो बीच में कंपनी है उस जो अपने लाभ लेंगे उस कंपनी से, वो अपना लाभ ले लेंगे, पिसेगा व्यापारी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हरिद्वार का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है, वो हर तरह से लड़ाई लड़ना जानता है। व्यापारी का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को लेकर हो रहा है कि हमने इनसे यही किया कि आप क्लियर करो इस चीज को, और आज के बाद जितने भी नाप तो लाएगी, हमारे यहाँ पर 53 इकाइयां हैं शहर व्यापार मंडल की, जगह जगह इकाइयां हैं। आप जो भी नाप ले रहे हो एक तो दिन में लो, जो ये ड्रोन से आप रात में नाप रहे हैं, भय का माहौल हो रहा है, इस चीज को बंद करो। और जो भी आप नाप शहर में ले रहे हो उसमें आप व्यापारियों के प्रतिनिधियों, मतलब किसी को व्यापारी को साथ में लेकर तब आप नाप ले आओ।